तो हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन। हमारी यूरा के हाथ पर वैक्सीनेशन के बाद भी थोड़े बहुत निशान रह चुके होते हैं, जिसे देखते हुए हमारी यूरा बैठी होती है कि इतने में एमिली उसके पास भागते हुए आती है और कहती है, योर हाइनेस, हम सफल हो गए। जो लोग पहले काउपॉक्स से संक्रमित हुए थे उन्हें दोबारा गंभीर चेचक नहीं हुआ। हम सभी लोग बच गए। यूरा कहती है, अच्छा, उन लोगों का क्या हुआ जो पहले ही स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक से संक्रमित हुए थे? एमिली कहती है, आपके कहे अनुसार हमने अपने नुस्खे में सुधार किया, साथ ही रोजाना की हवा पानी और कीटाणु शोधन से स्थिति पहले से ही बेहतर हो चुकी है। हमारे डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि अब ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्द ही वे सभी लोग भी ठीक हो जाएंगे। ये सुन यूरा राहत की सांस महसूस करती है और कहती है, तो फिर अब हमें भी लौट जाना चाहिए। एमिली परेशान होते हुए कहती है, लेकिन अभी लौटे तो वो जो अफवाहें फैली हैं। यूरा चिल्लाते हुए कहती है, इसी वजह से तो अब मुझे वापस जाना है। अब मैं उन कीड़ों को ये बताना चाहती हूँ कि हाथों से आसमान को ढकने का जमाना खत्म हो चुका है। उसके बाद तो हमारा सीन शिफ्ट होता है कैपिटल के गेट पर। यूरा अपने कैरेज और लोगों के साथ पैलेस की ओर बढ़ती है। वहाँ मौजूद सभी लोग यूरा के कैरेज को देखते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। क्या वो प्रिंसेस की कैरेज है जो कि चेचक से संक्रमित थी? कहा जा रहा है कि चेचक फैलने के कारण उसने एक ही रात में पूरे गांव को खत्म करवा दिया। और हमने तो ये भी सुना है कि बहा हुआ खून पूरे नदी को भी लाल कर गया था। यहाँ तक कि ये भी सुनाई दिया कि चेचक से ठीक होने के लिए प्रिंसेस ने सैकड़ों इंसानों का दिल खा लिया। हमें तो लगा था कि वो पहले से थोड़ी नरम हो गई है, लेकिन किसने सोचा था कि वो पहले से भी ज्यादा निर्दयी बन जाएगी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई वापस पैलेस लौटने की? सभी की ये सारी बेकार की बातें यूरा के कानों तक भी पहुँच रही होती है, लेकिन इस पर ज्यादा ना ध्यान देते हुए यूरा अपने लोगों के साथ आ जाती है। पैलेस के अंदर किंग भी यूरा का इंतजार कर रहे होते हैं। वहाँ पहुँचते ही यूरा किंग को ग्रीटिंग देती है। यूरा को देखते ही किंग कहते हैं, यूरा, क्या बाहर जो अफवाहें उड़ रही हैं, क्या वो सब सच है? यूरा कहती है, अगर डैड मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मुझे स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक हुआ था, तो हाँ, हुआ था। ये सुन किंग, तुमने क्या कहा? चिल्लाते हुए कह खड़े हो जाते हैं। ये देख यूरा मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कहा कि मुझे चेचक हुआ था। मैंने किसी को मारा नहीं है, बल्कि मैंने तो चेचक को रोकने का तरीका खोज निकाला है। इतना सुन पास ही में खड़े लोगों में से एक कहता है, ये कैसे हो सकता है? यूरा तुरंत ही उसकी ओर देखते हुए कहती है, अगर तुम नहीं कर सकते तो क्या कोई और भी नहीं कर सकता? इतने में किंग बोलते हैं, यूरा, बेकार की बातें मत करो। इतने में वहाँ मौजूद लोगों में से एक बंदा कहता है, अगर ये बेकार की बात है तो खुद जाकर जांच क्यों नहीं कर लेते? सब पता चल जाएगा ये सच है या झूठ। ये कहने वाला बंदा जिपिंग देश का सहायक सेना अधिकारी होता है, जो कि आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, योर मैजेस्ट्री, कई सालों से हमारे गांव शहर चेचक से तबाह हो रहे हैं। अगर सच में कोई तरीका है जिससे इसे रोका जा सके तो मुझे लगता है कि आप इसे कर्ज का एक हिस्सा मान सकते हैं। पर अगर ये सब झूठ हुआ तो फिर न्याय तो आप करना जानते ही हैं, है न योर मैजेस्ट्री? किंग भी सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ बिल्कुल, अगर यूरा झूठ बोल रही है तो उसे इसकी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। उसके बाद तो हम देखते हैं कि पैलेस में कुछ लोग आने लगते हैं और वहाँ पहले से ही मौजूद लोगों के बीच बातें होने लगती है कि अब यहाँ क्या होने वाला है। कोई कहता है, अरे हमें क्या पता। उन तीनों बंदों के आते ही जिपिंग का सहायक सेना अधिकारी कहता है, फिर से कहो जो तुम्हें पता है। वे लोग कहते हैं, जी हाँ। इसी के साथ उनमें से एक बंदा अपने हाथ के शर्ट की बाजू को उठाता है और उसके शरीर पर वैक्सीनेशन के बाद भी बचे हुए चेचक के छोटे मोटे निशान दिख जाते हैं, जो देख आसपास के लोग घबराते हुए चिल्ला पड़ते हैं कि ये तो स्मॉल पॉक्स है, यानी कि चेचक। योर मैजेस्ट्री, जल्दी कीजिए और इन्हें यहाँ से बाहर निकलवा दीजिए। वे लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, योर मैजेस्ट्री, हमारा चेचक ठीक हो चुका है। ये प्रिंसेस ही थी जिन्होंने हमें चेचक से बचाव के लिए टीका लगवाया, ताकि हम सिर्फ बचे ही नहीं बल्कि दोबारा कभी भी चेचक से संक्रमित न हो। किंग कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? वो आदमी फिर से कहता है, यही सच है, प्रिंसेस ने हमारी जान बचाई है। जिपिंग का सहायक सेना अधिकारी आगे आते हुए कहता है,
सच में मैंने भी सभी गांव वालों की जांच की है और वाकई में गांव में कुछ लोगों को चेचक हुआ था, लेकिन किसी की भी मौत नहीं हुई। इतने में यूरा कहती है, भले ही किंग मुझ पर भरोसा ना करे, लेकिन वो इस दूत पर तो शक नहीं करेंगे, है ना? किंग तो सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, अगर ये मामला है तो। इतने में जिपिंग का सहायक सेना अधिकारी, जो कि फिलहाल के लिए दूत बनकर आया है, वो कहता है, योर मैजेस्टी, लोगों को देश लौटने का आदेश दे दिया है ताकि वे ये सारी बातें जाकर जिपिंग के किंग तक पहुंचा सके। मुझे यकीन है कि जल्द ही आपको संतोषजनक खबर मिलेगी। आखिरकार वो काफी बड़ा कर्ज है ना? किंग कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा है यूरा, इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया। बताओ तुम्हें किस चीज का इनाम चाहिए? यूरा मुस्कुराते हुए कहती है, क्या मैं? योर मैजेस्टी, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आप स्वस्थ रहें, मुझे तो बस इतना ही चाहिए। इतने में वहाँ पर टेम्पल के पॉप आने लगते हैं, यानी कि प्रीस्ट। ये देख यूरा आंखें नचाते हुए मन ही मन कहती है, आओ आओ, मुझे तो पहले से ही पता था कि इन लोगों का प्लान सिर्फ अफवाहें फैलाने का ही नहीं है, बल्कि ये कुछ और भी गंदा करने वाले होंगे। पॉप वहाँ पर आते हुए कहते हैं, स्वास्थ्य के देवता के मार्गदर्शन में प्रिंसेस ने चेचक को ठीक करने की शक्ति प्राप्त की। अंततः उसे देवताओं का धन्यवाद करने और प्रार्थना करने के लिए तो जरूर जाना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं, योर हाइनेस प्रिंसेस? यूरा मुस्कुरा रही होती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, तो ये मुझे टेम्पल भेजना चाहता है, और आखिर पैलेस के बाहर का शाही शमशान ही क्यों? सारे टेम्पल वहीं पर क्यों हैं? क्या ये मुझे कैपिटल से बाहर भेजकर कुछ बुरा करने की साजिश है? जेवियस तो इशारों में यूरा को मना कर रहा होता है कि मना कर दो टेम्पल जाने से, लेकिन यूरा हंसते हुए कहती है, योर मैजेस्टी, मैं अपने फादर और अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करने को तैयार हूँ, यानी कि मैं टेम्पल जाऊंगी। उसके बाद तो हमारा सीन शिफ्ट होता है सीधा बाहर। यूरा का कैरेज तैयार होता है टेम्पल की ओर जाने के लिए, और जेवियस यूरा से कहता है, क्या तुम्हें वाकई में मेरे साथ की जरूरत नहीं है? यूरा कहती है, तुमने कई बार पूछा है और मैंने हर बार तुम्हें मना किया है। मुझे तो बस टेम्पल जाकर 3 दिन वहाँ आराम से बैठना है, लेकिन तुम्हारी जरूरत यहाँ बहुत ज्यादा है। जेवियस कहता है, लेकिन तुम जानती हो कि टेम्पल, उसके इरादे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं और उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। अगर रास्ते में कोई और हत्यारा भेज दिया गया तो? यूरा इतने पे ही उसे रोकते हुए कहती है, रेनाल्ड तो मेरे साथ ही है ना, और कैपिटल से टेम्पल सिर्फ आधे दिन की दूरी पर है, उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। जेवियस फिर भी उसे रोकने की कोशिश करता है कि लेकिन फिर भी यूरा उसे अजीब सा मुंह बनाकर देखने लगती है कि अब बस भी कर दो, और इसी के साथ वो अचानक से जेवियस का कॉलर पकड़कर उसे करीब खींचती है और फटाक से उसे किस करके कैरेज के अंदर हो जाती है और कैरेज वहाँ से निकल पड़ता है। यूरा जाते हुए कहती है, शांत रहो और आज्ञाकारी बनो। जेवियस तो हैरानी से खड़ा का खड़ा रह जाता है और यूरा का कैरेज वहाँ से निकल पड़ता है। पीछे रह गया जेवियस अपने होठों को टच करते हुए मन ही मन सोचता है, वापस जाकर भी प्रिंसेस के लिए मैं ढीला नहीं पड़ सकता। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं पैलेस के अंदर खून रुमाल पर लगा होता है और किंग अकेले अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं, यानी कि किंग की तबीयत खराब है और उन्हें खून वाली खांसी हो रही है, जिसके बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं है। खैर इधर हम देखते हैं टेम्पल। यूरा के वहाँ पहुँचते ही सामने से 2 प्रीस्ट आती हैं, जिनमें से एक कहती है, प्रिंसेस, आगे बहुत ही पवित्र जगह है, इसीलिए पहले स्नान कर लीजिए, फिर शुद्ध होकर वहाँ चलिएगा। एमिली कहती है, आप लोग बस इतना बताइए कि कहाँ जाना है, प्रिंसेस की देखभाल मैं खुद कर लूंगी। वो प्रीस्ट कहती है, जो लोग अपवित्र हैं वे इस पवित्र जगह पर नहीं जा सकते। ये सुनकर एमिली भड़क जाती है कि तुम क्या कहना चाहती हो कि हम गंदे हैं? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हम भी उसी भगवान के बच्चे हैं, तो क्या हम उनकी सेवा नहीं कर सकते? हम अंदर जाकर प्रार्थना भी नहीं कर सकते? अब एमिली को इतना भड़कते देख नताशा उसे शांत कराते हुए कहती है, शांत हो जाओ एमिली। साथ ही वो प्रीस्ट से कहती है, मैं भी ईश्वर की सेवा में समर्पित एक शिष्या हूँ, तो क्या मुझे उनकी सेवा का सौभाग्य मिल सकता है? यूरा तो दूर ही खड़ी होकर शांति से ये सब देख रही होती है। नताशा न जाने कौन सी ऐसी बात करती है कि प्रीस्ट लोग तैयार हो जाते हैं और नताशा मुस्कुराते हुए पीछे देखकर कहती है, योर हाइनेस,
अब हम अंदर जा सकते हैं। ये सुनकर हमारी यूरा भी खुश हो जाती है। उसके बाद तो वो दोनों ही टेम्पल के अंदर होते हैं और यूरा पूछती है, नताशा, तुमने अभी बाहर भगवान की शिष्या कहकर क्या मतलब निकाला? जैसे ही उन्होंने ये सुना, उन्होंने तुम्हें अंदर क्यों आने दिया? नताशा कहती है, शिष्या वो होती हैं जो भगवान की सेवा करती हैं। जब मैं छोटी थी तब मुझे देवताओं ने डिसाइपल यानी कि शिष्या के तौर पर चुना था। फिर मैं कैपिटल भाग गई और एक मेड के रूप में चुन ली गई और अब मैं आपकी सेवा करती हूँ। यूरा पूछती है, और एमिली? नताशा जवाब दे ही रही होती है कि इतने में यूरा के पीछे जो दो बड़ी मूर्तियां होती हैं, उनके हाथ में जो मटका टाइप वास्क होता है, उसके अंदर से रेड रेड सा कुछ बहने लगता है, जो देख नताशा हैरान रह जाती है और जोर से चिल्लाते हुए यूरा का ध्यान उस ओर कराती है। इतने में दरवाजा खुलता है और एक प्रीस्ट चिल्लाते हुए अंदर आती है कि ईश्वर की निंदा, ये तो हमारे देवताओं का प्रकोप है, पापियों के लिए भगवान की सजा। इसी के साथ और भी प्रीस्ट अंदर आने लगते हैं कि हाँ, ये पापी है। यूरा एकदम हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि क्या इन लोगों ने तो मुझे यहाँ पर नहाने के लिए भेजा था ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं और फिर प्रार्थना के लिए ईश्वर के सामने जा सकूं, लेकिन अब ये क्या तमाशा लगा रखा है। इतने में वहाँ पर भागते हुए एमिली भी आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, योर हाइनेस, अच्छा नहीं हुआ, हमारे हीस मैजेस्ट्री यानी कि किंग के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। उसके बाद तो हमारी यूरा को आनन फानन में जल्दी से पैलेस पहुंचना पड़ता है, जहां पर लोग आपस में एक जगह इकट्ठा होकर बातें कर रहे होते हैं। वहीं यूरा पहुंचती है जहां पर वो उनकी बातें सुनती है। वहां पर लोग बोल रहे होते हैं कि ये तो चेचक ही लगता है। इतने में मॉडरेट देखता है कि यूरा आ गई है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, यूरा, तुम्हें लौटने में भी शर्म नहीं आई? देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया है। यूरा तो सीधा उसे इग्नोर करती है और डॉक्टर से पूछती है कि क्या तुम सच में श्योर हो कि हीस मैजेस्ट्री को सच में चेचक ही हुआ है? डॉक्टर परेशान होते हुए कहता है, मैं नजर डालने पे तो लक्षण वाकई में चेचक जैसे ही हैं। यूरा चिल्लाते हुए कहती है, तो तुम श्योर नहीं हो? अब से मैं खुद ही हीस मैजेस्ट्री की देखभाल करूंगी। जो भी इंसान जीवन का लोभी है और मृत्यु से डरता है, वो दूर चला जाए यहाँ से। ये सुन मॉडरेट भड़कते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम वही पापिनी हो जिसकी वजह से हीस मैजेस्ट्री यानी कि किंग को चोट पहुंची थी। हम क्यों तुम पर भरोसा करेंगे? यूरा गुस्से से कहती है, तो क्या तुम उनका ध्यान रखोगे? इतना कहे यूरा जेवियस के साथ सीधा किंग के रूम में एंटर कर जाती है। पीछे से मॉडरेट देखता रह जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। रूम के अंदर बेड के चारों ओर पर्दे लगे होते हैं और यूरा और जेवियस देखते हैं किंग को लेटे हुए और यूरा कहती है, तो क्या ये पॉप की हरकत है? जेवियस कहता है, हाँ, लेकिन उन्हें ढूंढना असंभव है। यूरा गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेती है और कहती है, समझ गई, वो निश्चित रूप से आम जनता की राय पर ही हमला करेंगे। ये काम मैं तुम्हें सौंपती हूँ। मैं हीस मैजेस्ट्री के पास ही रहूंगी, शायद कोई इलाज ढूंढ लूँ। जेवियस कहता है, ठीक है, तो मैं बाहर जाकर कुछ लोगों को तैनात कर दूंगा। तुम्हें सुरक्षित रहना चाहिए। यूरा कहती है, चिंता मत करो। उसके बाद तो यूरा किंग की ओर बढ़ते हुए मन ही मन सोच रही होती है, जो अपनी जान की बहुत फिक्र करता है वो मौत का सीधा सामना नहीं कर सकता। इसी के साथ वो किंग को देखती है। पसीने से तरबतर किंग दर्द में होते हैं और यूरा आगे कंटिन्यू करते हुए मन ही मन कहती है, मैं कभी उन्हें अपनी मनमर्जी करने नहीं दूंगी। उसके बाद तो इसी तरह से रात हो जाती है और हमारी यूरा किंग के ही रूम में उनकी देखभाल करते हुए रुकी होती है। यूरा थकान से सोफे पर ही सो रही होती है कि इतने में एक कैंडल के फड़फड़ाने की आवाज आती है और यूरा को महसूस होता है कि कोई तो रूम के अंदर आया है। यूरा तुरंत ही अपनी आंखें खोलती है और अपने पास से अपना खंजर निकालकर उस आदमी के गले पे रखते हुए कहती है, हिलो मत। असल में वो आदमी यूरा का खुद का भाई होता है, फोर्थ प्रिंस हार्ट। यूरा उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है, तुम क्यों? हार्ट कुछ ना कहते हुए यूरा की तलवार को पीछे कर देता है और वहाँ पर कुछ ढूंढने लगता है। अंततः उसके हाथ में वो कीड़ा जिसे वो ढूंढ रहा था वो आ जाता है। हार्ट उसे एक बोतल में डालता है और
कहता है मैं बस इसे पकड़ने आया था। उस कीड़े को देख यूरा तो एकदम डर जाती है, लेकिन फिर उसके दिमाग की बत्ती चलती है और वो हार्ट से पूछती है क्या ये कीड़ा जहरीला है? क्या कोई इस चीज का इस्तेमाल मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है? नहीं नहीं, ये इतना आसान नहीं है। इस समय मुझे पॉइजन देना घाटे का सौदा होगा। उसके बाद तो वो कहती है क्या ये कीड़ा मुझे भी वैसी ही बीमारी दे देगा जैसे कि हिज मैजेस्टी को हुई है? हार्ट कहता है हाँ, ये एक पालतू तिलचट्टा है जिसे जहर में भिगोया गया है। ये इंसानी शरीर में घुस जाता है और अंदर जहर यानी कि पॉइजन छोड़ता है। जिस इंसान के शरीर में ये परिजीवी बन जाता है उसे चेचक जैसी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन बीमारी की असल वजह पता नहीं चलती। आखिरकार ये कीड़ा शरीर के सारे अंदरूनी अंग खा जाता है और खुद भी मर जाता है। जब मैंने सुबह हिज मैजेस्टी के लक्षण देखे तो मुझे लगा कि कहीं ये इस चीज का ही असर तो नहीं। मैंने प्रीमियर से इसकी जांच करने को कहा और उसे ये शीशी मिली जिसके अंदर इस कीड़े का टूटा हुआ सींग भी है। यूरा तो उस कीड़े की शीशी को अपने इतना पास देख घबरा जाती है और कहती है ठीक है समझ गई मैं, बस इसे मुझसे दूर ले जाओ। हे भगवान, बस मुझे बचाओ। उसके बाद तो यूरा हंसते हुए कहती है फोर्थ ब्रदर, अगर आपको इसके बारे में पता है तो इलाज भी तो जानते होंगे, है ना? हम फादर को बचा सकते हैं। हार्ट और यूरा दोनों ही बैठ जाते हैं और जवाब देते हुए हार्ट कहता है तुम और प्रीमियर दोनों ने एक ही बात कही। इलाज तो बहुत आसान है, बस शरीर में घुसे उस कीड़े को बाहर निकालकर मारना है, फिर शरीर की चोटों का इलाज करना है। लेकिन ये तभी संभव है जब समय रहते पता चल जाए कि शरीर को जो इतना चोट पहुंची है। यूरा कहती है कितना जल्दी पता चल जाना चाहिए, हमें जल्द ही तो पता चल गया है ना? लेकिन हार्ट एक नजर अपने फादर यानी कि हिज मैजेस्टी किंग की ओर देखता है और यूरा से कहता है इस बारे में लक्षण प्रकट होने से पहले ही पता चल जाना चाहिए था, मतलब अभी देर हो चुकी है। अगर किंग की बॉडी से उस कीड़े को निकाल कर मार भी दिया जाए तो भी किंग की बॉडी इतनी बुजुर्ग हो चुकी है कि वो फिर से रिकवर नहीं कर पाएगी, मतलब किंग का मरना तय है। उसके बाद तो हमारा सीन शिफ्ट होता है। ठीक 10 दिन बाद एटलांटे के किंग मर चुके होते हैं अपनी बीमारी के कारण। मॉड्रिड जोर से हाथ पटकते हुए कहता है तुम ही थे जिसने प्रीमियर के साथ मिलकर हिज मैजेस्टी की हत्या की साजिश रची थी। असल में वहाँ पर सभी लोग बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें मॉड्रिड यूरा पर इल्जाम लगा रहा होता है। यूरा चिल्लाते हुए कहती है नहीं, मैं इसकी हिम्मत नहीं कर सकती, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि ये बात तुम पर और पॉप पर लागू होती है। तुम दोनों ने मिलकर ही कुछ किया है, जरूर ये तुम्हारी ही साजिश है। दूसरी ओर हम देखते हैं कोई भागते हुए आ रहा होता है और मीटिंग रूम का जोर से दरवाजा खोलते हुए थर्ड प्रिंस कैरिगम अंदर एंट्री लेता है। वो तो सीधा झल्लाते हुए कहता है मॉडरेट एटलांटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम सभी मुझसे दूर हटो, चले जाओ यहाँ से। मैं हिज मैजेस्टी का सबसे प्यारा बच्चा हूँ और जब अब वो नहीं रहे हैं तो किंग मैं बनूंगा। मॉडरेट कहता है कैरिगम, भले ही मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन ये सब झूठी बदनामी मत करो। और फिर हिज मैजेस्टी अचानक से चल बसे। उन्होंने आखिरी तक अपना कोई वसीयतनामा नहीं छोड़ा, तो तुम ये कैसे बोल सकते हो कि वो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करते थे? कैरिगम भड़कते हुए कहता है मैं नहीं तो क्या तुम कमीने? हिज मैजेस्टी तो तुम पर नजर डालना भी पसंद नहीं करते थे और तुम किंग बनने के सपने देख रहे हो। थू है तुम्हारे सपनों पर मॉडरेट। सभी लोग तो कैरिगम को रोक रहे होते हैं कि कहीं इन दोनों भाइयों में झगड़ा ना हो जाए। वहीं मॉडरेट भी गुस्सा हो जाता है और खड़े होकर चिल्लाते हुए कहता है किस बात का घमंड है तुम्हें? क्या तुझे अब भी ये लगता है कि हिज मैजेस्टी के बिना तू अभी भी अकड़ता रहेगा? जरा अपने पीछे तो देख, तेरे पीछे अब बस गिने चुने चमचे ही बचे हैं। ये सुनकर कैरिगम चौंक जाता है और देखता है कि मॉडरेट के पीछे उसके साथ पावरफुल नोबल्स लोग हैं। वहीं यूरा की ओर खुद जेवियस है। कैरिगम तुरंत ही देखता है अपने फोर्थ ब्रदर हार्ट की ओर। वो तो तुरंत ही हार्ट से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है हार्ट, तू तो मेरा भाई है ना, तू मेरा ही साथ देगा, है ना? हम खून के रिश्ते वाले लोग हैं, तू अगर मेरा साथ देगा तभी हम राज्य हासिल कर पाएंगे। हार्ट कहता
कहता है, कैरिगम, मैंने तुम्हें बचाया है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी मौत को लोग यूरा पर वार करने के हथियार की तरह इस्तेमाल करें। और वैसे भी क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा सीक्रेट किसी को पता नहीं चलेगा? सबको सब कुछ पता चल चुका है। इतना कह वो कैरिगम का हाथ हटाकर जाकर खड़ा हो जाता है यूरा की साइड। ये देखकर कैरिगम के पसीने छूट जाते हैं और वो घबराते हुए कहता है, हार्ट, तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैंने तो हमेशा ही तुम्हें अपना समझा था। इतने में वो देखता है कि एक बंदा वहाँ पर आता है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। कैपिटल के लोग वो बगावत पर उतर आए हैं। हमारी प्रजा अब बगावत पर उतर आई है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं कि क्या यूरा और जेवियस ही होते हैं जो कि थोड़ा शांत होते हैं। उनमें से एक नोबल आदमी कहता है, भीड़ अब बहुत ज्यादा भड़क चुकी है और समय निकलता जा रहा है। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले हमें अपने नए किंग को चुन लेना चाहिए, तभी हम हमारे देश में शांति और स्थिरता ला पाएंगे। और ऐसे में मर चुके किंग के सबसे बड़े लड़के को यानी कि मॉडरेट को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जाहिर है वो मॉडरेट को किंग बनाने की बात कह रहा है। इतने में एक दूसरा नोबल आदमी कहता है, यहाँ उपस्थित सभी प्रिंस और प्रिंसेस सिंहासन के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन केवल वही राज करेगा जो वास्तव में इसके लायक है। जो पुराने विचारों वाले और औसतम क्षमताओं वाले हैं, वे एटलांटे जैसे महान देश का नेतृत्व करने के योग्य नहीं हैं। यानी कि जाहिर है ये यूरा की तरफ है। वहीं सामने वाला बंदा कहता है, जो इंसान पिछले किंग की हत्या का दोषी है, क्या वो एटलांटे का नेतृत्व करने के योग्य है? मैं तो कहूँगा प्रिंसेस यूरा से उत्तराधिकारी का अधिकार तुरंत छीन लेना जाना चाहिए और उसे जेल में डाल देना चाहिए। सिंहासन का उत्तराधिकारी केवल राजकुमारों यानी कि प्रिंस में से ही कोई एक चुना जा सकता है। ये सुनकर यूरा हंस देती है। इससे मॉडरेट का ध्यान यूरा की ओर जाता है। यूरा अपने पास से वही कांच की शीशी निकालते हुए सबसे कहती है, यही कीड़ा था जिसने हमारे किंग की जान ली। उसके बाद तो यूरा अपने पास से एक बुक निकालती है और दिखाते हुए कहती है, इस बुक में सभी निर्देश क्लियर रूप से लिखे हैं। जहाँ तक बात है कि किसने वार किया, ये बात सभी के दिलों में साफ है। इसे लेकर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ यूरा उठ जाती है और आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम अपना मुंह जब भी खोलते हो तो बस दमन की ही बात करते हो, मगर क्या तुम में से किसी ने भी इस सच में ध्यान दिया है कि उन लोगों की जरूरतें क्या हैं, जिन्हें तुम भीड़ कहकर बस टाल देते हो? लेकिन क्या सच में कभी भी तुम में से किसी ने सोचा है उन लोगों की असली जरूरतों के बारे में जिनके नाम पर ये सब हो रहा है? या फिर क्या सच में तुम सब ये मानते हो कि इस सड़े गले एटलांटे के सिंहासन में अब भी कोई गरिमा बाकी है? ऐसा कहते हुए यूरा बालकनी का विंडो खोलती है। यूरा के बालकनी वाली विंडो खोलते ही बाहर से आम जनता के आक्रोश में चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसमें लोग बोल रहे होते हैं चिल्लाते हुए कि सिंहासन छोड़ो, नए किंग के लिए मतदान करो, कर हटाओ, कानून दोबारा बनाओ। ये सब सुनते हुए यूरा कहती है, ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, ये इस देश की नींव है। जनता का विश्वास खोकर जो सिंहासन पर बैठेगा वही देश के विनाश का राजा कहलाएगा। अब समय आ गया है कि जो भी सत्ता चाहता है वो पहले अपने लोगों का दर्द समझे, नहीं तो वो ताज सिर्फ कांटों का माला बनकर रह जाएगा। यूरा की इतनी गहरी बातें सुनते हुए मॉडरेट और कैरिगम इन दोनों के ही पसीने छूट रहे होते हैं। वही यूरा मॉडरेट से कहती है, मॉडरेट, क्या तुम विनाश के किंग बनना चाहोगे? तुम्हारे हर निर्णय से एक युग बन सकता है या टूट सकता है। अब तुम्हें तय करना है तुम इतिहास में कैसे याद किए जाओगे, एक तानाशाह के रूप में या एक ऐसे राजा के रूप में जिसने लोगों की पुकार को अनसुना कर दिया। मॉडरेट तो कोई जवाब ही नहीं दे पाता। इतने में वहाँ पर पॉप यानी कि प्रीस्ट आ जाता है। प्रिंसेस यूरा, आप तो वाकई में बहुत जिद्दी हैं। यूरा उसकी ओर गुस्से से देखती है। प्रीस्ट यानी कि पॉप कंटिन्यू करते हुए कहता है, आपको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके, आपके साथ छल करके एटलांटे को नियंत्रित करना, यही उसका असली उद्देश्य है। आखिरकार उसकी फैमिली कभी बस एक कदम दूर थी इस देश का संस्थापक किंग बनने से। तुम ही बताओ प्रीमियर, क्या ये सही नहीं है? यानी कि पॉप अब इल्जाम डाल रहा है प्रीमियर पे कि उसने ही प्रिंसेस
बस यूरा को कठपुतली की तरह यूज किया है एटलांटे की सत्ता पाने के लिए। वेल गाइस, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, यानी कि इस मांगा के 76 चैप्टर ही अपलोडेड हैं। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन मुझे इसके आगे के चैप्टर्स नहीं मिल रहे। गाइस, मैं इसके आगे के चैप्टर्स ढूंढ रही हूँ, जैसे ही मुझे मिलता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इसका सीजन 1 एंड हो चुका है।